हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और आज काफी दिनों के बाद थोड़ा डिफरेंट मोड में हम लोग आए हैं। और जी हाँ, काफी दिनों से आप नोटिफिकेशन एग्जाम फाइटर पर सिर्फ नोटिफिकेशन देख रहे थे और क्लासेस की डिमांड हो रही थी कि सर यूपी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लास फिर से स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यू था जिसके कारण हम क्लासेस को ले नहीं पा रहे थे। आपको पता होगा, सारा मैटर्स हम खुद टाइप करते हैं, मेरे पास कोई स्टाफ वगैरह नहीं है, सब कुछ खुद हमें ही रेडी करना होता है। इसीलिए टाइम थोड़ा नहीं मिल पा रहा था और फिर से समय निकालकर अब आप सभी के लिए लगातार क्लासेस होगी। यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्जाम होना है। और एग्जाम कब होना है? आपका 16 और 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है। 16 और 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। इसकी तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर से आज 1 मार्च है और आज से हम आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, और इस तैयारी जो करेंगे ना, सिलेबस को लेंगे और उसका प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, क्योंकि जीएस में पेपर 1 का इससे अच्छा सिलेबस तैयारी नहीं हो सकता। अगर आप फिर एक बार पढ़िएगा फिर उसके सेट पे जाइएगा, नहीं, सेट बनाएंगे और उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक ही साथ दोनों काम हो जाएगा, है ना, एक ही साथ दोनों काम हो जाएगा। पेपर 1 ऐसे हमें कंप्लीट कर लेना है। ये क्लासेस अब टिल एग्जाम तक चलेगी। ठीक है, अब एवरी इवनिंग आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी हम लोग यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना है 16 और 17 अप्रैल को, 10 और 17 असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट के लिए, उसमें हम लोग पेपर 1 का यूनिट 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति से जुड़ा एक प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे, क्योंकि ये ना पेपर 1 का सबसे कहा जाता है कि इसमें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं, भारतीय संस्कृति में क्या पढ़े, है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए हम इसी से स्टार्ट करें, जहां आपको कंफ्यूजन ज्यादा है वहीं से हम स्टार्ट करें, क्या करना है नहीं करना है। और जो जितना हम करा रहे हैं उसी में से ही आपको कर लेना है। ठीक है, उसी में से आपको कर लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना है। सामान्य अध्ययन जीके का यूनिट। और चलिए एक बार सिलेबस को आप देख लीजिएगा तो आपको फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। और हम लोग सिलेबस पर ही चले जाते हैं, हम लोग आखिर पढ़ कहाँ रहे हैं। ये आपका यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये 5 यूनिट है यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट है। ठीक है, 6 यूनिट है। इसी में हमारा जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसमें हमें क्या पढ़ें? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं दिया गया है। तो ये आपका भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल से जुड़ा हुआ सेगमेंट है यूनिट 5। इसी में पहला जो सब टॉपिक है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो पहले इसका हम लोग कर सकते हैं द एंड करेंगे, इसका द एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दायरा समझ नहीं आता क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। इसी से जुड़ा हुआ सेट बनाएंगे। और अगर आप सिर्फ सेट को बना लेते हैं तो आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा हमें क्या पढ़ना है। और इतना ही अगर आप कर लेते हैं, यहाँ से ये ट्रेडिशनल जो प्रश्न आते हैं वो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। ट्रेडिशनल प्रश्न यहीं से मिल जाएगा, लगभग ट्रेडिशनल प्रश्न यहीं से मिल जाएगा और एक अच्छा खासा आपको आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार हमें और भी कवरेज बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न आप सभी के लिए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न। स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, या किसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है और इसने खुद को हिंदुस्तान का तोता बताया था? ये कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या अमीर हसन? किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो वो थे हमारे अमीर खुसरो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ऐसे ही डेली चलेगा एवरी इवनिंग, आप लोग रेडी रहिएगा। अगला है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? एक्चुअली आज जो संस्कृति में हम लोग सेगमेंट उठाए हैं वो हमारा रिलीजियस है ना, धर्म, रिलीजन से जुड़ा हुआ सेगमेंट को उठाए हैं, इसलिए जो भी प्रश्न मिलेगा वो रिलीजन से मिलेगा। फिर एक दिन आर्ट में करेंगे ना, कला में, फिर चित्रकारी में, फिर संगीत में, नृत्य में, अलग अलग पार्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। गुरु नानक का शिष्य जिसका नाम था लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य था लहना, आगे चलकर वो किस नाम से भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, अंगद, रामदास या अर्जुन दास? तो वो बाद में जाकर अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिख धर्म के जो दूसरे गुरु थे ना, सेकंड दूसरे जो गुरु थे वही थे आपके
गुरु अंगदेव, अंगद देव या गुरु अंगदेव। सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव, इसको बोलते हैं। उसी का बचपन का नाम लहना था। ये लहना अंगद देव का बचपन का नाम था, और उसका नाम अंगद जो पड़ा ना, वो गुरु नानक ने ही दिया था। उसका कह सकते हैं मूल नाम लहना था। और जब ये इसके शिष्य बने तो गुरु नानक काफी प्रभावित हुए, और इसने कहा कि अंगद यानी मेरा अंग है ना, मेरा ही अपना अंग उसे बता कि अपना अंग। अंगद को क्या कहा? अपना अंग। इसी से इसका नाम पड़ गया अंगद। अंगद पड़ा गुरु अंगदेव। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु भी थे अंगदेव। जब गुरु नानक की मृत्यु हो गई तो दूसरे गुरु आपके कौन बने थे? अंगदेव। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कह सकते हैं ये दोहा है, आप लोग सुने ही होंगे, बहुत ही समान सा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना। आगे ये भी लाइन है, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय, है ना। तो ये एक स्टेट जो दोहा है ये किसका है? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न को। यह किसकी उक्ति है? ये पूछा गया है। यह पंक्ति किसने कही है? किसने यह पंक्ति कही है? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न को। मीराबाई, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास? ये कथन किसका है? ये कथन आपका कबीरदास का है। ऑप्शन सी कबीरदास का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? किसने कहा हिंदुओं के जो राम है और जो आपके मुस्लिमों के रहीम है, दोनों क्या लिखा है? किसने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम? किसने कहा कि दोनों एक ही है, ईश्वर दोनों एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग है? यह कथन किसका था? तो ये कथन किसका था? गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद या कबीरदास या महात्मा गांधी? ये कथन भी आपका कबीरदास का है। ये कथन भी आपका कबीरदास का है। इन चीजों को याद रखिएगा, इसको हूबहू पूछ लिया जाता है ना, स्टेटमेंट को हूबहू उठाकर पूछ लिया जाएगा। अगला है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। गुरु नानक का जन्म स्थान अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी या पटना साहिब? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान था वो आपका ऑप्शन सी तलवंडी था। और अभी यह कहाँ है? अभी यह पाकिस्तान में है। अभी यह पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, वहां का एक शहर है आपका तलवंडी। अभी ये पाकिस्तान चला गया। इसलिए सिख धर्म से जुड़े हुए लोग अक्सर पाकिस्तान जाते हैं, और उनका एक पवित्र स्थल है तलवंडी, है ना। ननकाना साहब जहाँ पर है, ननकाना साहब तलवंडी में ही है। और यहाँ काफी ज्यादा कह सकते हैं सिख धर्म से जुड़े हुए जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या में काफी बड़ी संख्या में वो लोग वहां पहुंचते हैं। तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म कहाँ होता? तलवंडी में, जो वर्तमान में कहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है कहां पर? आनंदपुर साहिब, अमृतसर, नांदेड़ या फिर नाहन। गुरु गोविंद सिंह की समाधि, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर है? नांदेड़ में है। नांदेड़ हमारा कहां है? महाराष्ट्र में, है ना। सिख गुरु गोविंद सिंह की समाधि का नांदेड़ में, और नांदेड़ गुरुद्वारा काफी प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो नांदेड़ गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह को समाधि मिली थी और इस पर ये गुरुद्वारा बना है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा पूछा जाए कहाँ पर है, तो नांदेड़ महाराष्ट्र में है। इनका समाधि स्थल भी कहाँ है? तो नांदेड़ गुरुद्वारा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? अलवार एक टर्म है हमारा, अलवार के साथ एक टर्म आता है और एक नैनार। अलवार और नैनार आपने नाम सुना होगा, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपने नाम जरूर सुना होगा। अलवार के साथ और एक टर्म आता है आपका, ये क्या हो रहा है, अलवार के साथ और एक टर्म आता है आपका नैनार, ठीक है। अलवार के साथ एक टर्म आता है नैनार, जिस जान ही रहा है।
चलिए अलवार के साथ और एक टर्म आता है नैनार, ऐसे हम लोग काम चला लेंगे। नैनार, ये दोनों क्या थे? अलवार और नैनार। अगर नैनार भी दिया जाएगा, दक्षिण भारत के नैनार क्या थे? अभी दिया क्वेश्चन में अलवार क्या थे? अलवार थे क्या थे? योद्धा थे, शिल्पकार थे, संत थे या व्यापारी थे? तो ये संत थे। अलवार और नैनार दो ये संतों का वर्ग था। अलवार जो थे ये विष्णु के उपासक थे, है ना, वैष्णव थे, ये विष्णु के उपासक थे। और जो नैनार थे वो शिव के उपासक थे। और जो नैनार थे या किसके उपासक थे? शिव के। नैनार जो थे शिव के उपासक थे और अलवार हो गए विष्णु के, ये हो गए शिव के उपासक। तो अलवार पूछा कि अलवार क्या थे? अलवार आपके संत थे। तो अगर पूछा जाएगा अलवार किस धर्म से जुड़े हुए संत थे, तो अलवार आपके जो धर्म थे वैष्णव, विष्णु से जुड़े हुए थे। और नैनार पूछा जाएगा तो वो शिव यानी शैव धर्म से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिख अर्जुन देव, सिख गुरु अर्जुन देव जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, ये भी पूछा जाएगा। ये कितने नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? आपका हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? तो सिख गुरु अर्जुन देव आपका जहांगीर के शासनकाल में थे, जहांगीर के शासनकाल में थे। और जहांगीर ने इसकी हत्या भी करा दी थी, है ना। अगर पूछा जाएगा ये कि अर्जुन देव की हत्या किसने कराई, तो जहांगीर नहीं कराई थी, ये 5th गुरु थे, है ना, 5वें गुरु थे। सिख धर्म के 5वें गुरु थे आपके गुरु अर्जुन देव, इसकी हत्या करा दी थी जहांगीर ने। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी? तो इसकी हत्या कराई थी आपका जहांगीर ने, और ये 5वें गुरु थे। और यानी समय पूछा जा रहा है कि ये किसके शासनकाल से, तो शासनकाल जहांगीर हो जाएगा। अगला है गुरु नानक का उत्तराधिकारी, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी गुरु नानक पहले गुरु थे, अब सिख धर्म का दूसरा गुरु कौन थे, यानी उसका उत्तराधिकारी कौन था? इसका हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जब गुरु नानक की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट। तो ये तो होगा ही नहीं ये दोनों, अब ये हो जाएगा गुरु अंगद, गुरु अंगद। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन बने? गुरु अंगद। इसी का बचपन का नाम लहना था और इसे गुरु नानक ने अंगद की उपाधि दी थी, अपना अंग कहकर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? ये सबका मिलान क्या हुआ है? कौन किस राज्य से संबंधित थे, ये आपको चूज करना, ठीक है। ये प्रमुख संत हुए थे आपके धार्मिक आंदोलन जो हुए थे, उसके प्रमुख कैसे संत भक्ति आंदोलन, धार्मिक नहीं बोलेंगे, भक्ति आंदोलन जो हुए थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, उससे जुड़े हुए प्रमुख संत हैं। और वो किस राज्य से संबंधित थे, ये हम मिलान क्या हुआ, किसी एक का यहाँ पर गलत है, तो गलत वाले को आपको टिक आउट करना है। नामदेव महाराष्ट्र के थे, ये सही है। चैतन्य, प्रभु चैतन्य बंगाल के थे, ये भी सही है। नरसिंह मेहता ये गुजरात के थे, ये भी सही है। वल्लभाचार्य गुजरात नहीं, ये गुजरात के नहीं थे, ये कहाँ के थे? ये आपका छत्तीसगढ़ थे, ये आपके रायपुर के थे, छत्तीसगढ़ रायपुर का। अभी वर्तमान इसको छत्तीसगढ़ बोलेंगे, और ऐसे इसका प्लेस अगर देखा जाए तो रायपुर के थे, रायपुर के थे। इसने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक इसे कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक थे ये वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रायपुर यानी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका गलत है, ऑप्शन डी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहा आप सभी के लिए। और ये जो सिलेबस है, आप यूपीएससी का सिलेबस को फिर से एक बार देख लें, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है। ये पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, जीएस पेपर है, यहाँ से 30 प्रश्न आएंगे। इस पेपर से कितने प्रश्न आएंगे? 30। और ये आपका 6 यूनिट में बटा हुआ है। इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर पे क्लासेस आरंभ हो गई है, ठीक है। इस कलर में शायद दिख रहा है कि नहीं, कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा 30। और ये कितने यूनिट में बटा हुआ है? यूनिट यहाँ पर यूनिट जो है 6 यूनिट है, यूनिट आपका 6 है। यानी एवरी यूनिट आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5। प्रत्येक यूनिट से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एवरी यूनिट 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आपसे रहेगा, है ना, एवरी यूनिट।
एवरी यूनिट आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको हर एक यूनिट को अच्छे से करना है, हर एक यूनिट को अच्छे से करना है। और जहां कंफ्यूजन ज्यादा था भारतीय संस्कृति वाला मैटर, इसलिए उसको हम लोग लेकर आ जाए हैं और इससे जुड़ा हुआ ये प्रैक्टिस सेट रहा। और अभी भारतीय संस्कृति की विशेषता से जुड़ा और प्रैक्टिस सेट चलेगा, है ना, और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे ताकि उस यूनिट से जो भी प्रश्न आए उसको आप कर सकें। और जिस प्रकार प्रैक्टिस सेट रहेगा इससे आपको ये भी पता चल जाएगा किस प्रकार हमें पढ़ना है, ताकि और भी जब आप कोई किसी बुक को पढ़ें, अध्ययन करें, तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो आपको एक दायरा समझ में आ जाएगा। हम लोग एवरीडे सिलेबस को सामने लाकर करेंगे। मैंने कहा ना पहले कि आपको अगर तैयारी करनी है सिलेबस आपके जीवान पर होनी चाहिए। बस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए क्या क्या है। अभी आपके पास समय है, अभी आपका 16 और 17 अप्रैल को यानी 2 महीने का कर सकते हैं, आपके पास समय है, ठीक है, 2 महीने का लगभग समय है। तो अभी आपका मार्च है, अभी 1 मार्च हो गया, फिर आपका 16 अप्रैल है, 1.5 महीने का समय, 2 महीने का भी नहीं है। अब आपके पास सिर्फ 1.5 महीने का समय, ठीक है, 1.5 महीने का समय देखा जाए तो 30 और उधर 15 जोड़िए आप 45 डेज में बात करेंगे, ठीक है। 45 डेज में अगर यहाँ पर 6 यूनिट है, एक यूनिट पर आप कितना दिन समय दे सकते हैं ये आप सोचिए। आपके पास 6 यूनिट है और 45 डेज है, मतलब एक यूनिट पर आप 7 डेज दे सकते हैं, ठीक है। एक यूनिट पे अभी आप 7 डेज, यानी 7 डेज में हमको जो यूनिट 5 है वो कंप्लीट कर लेना है अच्छे से प्रैक्टिस सेट के साथ। ये जो यूनिट 5 है किसी भी यूनिट पे हम लोग 7 डेज देंगे, ठीक है। 6 यूनिट है, 42 42 डेज में कंप्लीट। तो वही कर सकते हैं, स्टडी के साथ हमें क्लास करनी है, यहाँ प्रैक्टिस सेट के साथ आपको डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा, यानी प्रत्येक यूनिट में हमको 7 डेज देना है, ठीक है। आज जैसे 1 मार्च है तो आप प्रयास करेंगे हम 7 मार्च को ही कंप्लीट करने, वैसे 8 मार्च तक जा सकते हैं, प्रयास करेंगे 7 मार्च तक ये चारों जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए, ये चारों टॉपिक 7 मार्च तक कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार फिर हम लोग नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे, फिर स्टार्टिंग से फिर करते चलेंगे और ऐसे ही पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग विथ प्रैक्टिस सेट हम लोग यूपीएचएससी असिस्टेंट एग्जाम पेपर 1 की तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अगर साथियों चैनल पर नए हैं, अगर आज वीडियो को देखना अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि कल से जो भी क्लासेस आए आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को कर सके। अगर आप बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पर 0 लेवल से आपकी तैयारी होगी, अच्छा खासा आप स्कोर करेंगे पेपर 1 में, कोई डाउट नहीं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ और नए क्लासेस में। आप सभी का कल फिर से आप सभी के लिए नए क्लासेस को लेकर आएंगे और अभी हमारा यूनिट 5 चल रहा है, ठीक है। यूनिट 5 को हम लोग अभी उम्मीद करते हैं 7 मार्च तक इसे कंप्लीट कर देंगे। 7 मार्च तक हम लोग यूनिट 5 को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग यूनिट 6 पे आएंगे, फिर सीधे 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। 1 पे आएंगे और इसे कंप्लीट फिर लास्ट और करंट अफेयर का सेक्शन सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नई क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।